ओके हेलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और जैसे कि मैं बोलूंगा उसे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो मेजरली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं और ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत आइडिया, देखो कुछ तो तुम्हें पूरी पूरी ही पहले से मालूम होंगी और कुछ कुछ तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही। तो आज की क्लास में जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका हो सकता है 80-90% पहले से तुम्हें आता हो। ठीक है, तो देखो जो तीन प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, पहली क्या है एडिटिविटी, दूसरी है क्वांटाइजेशन और तीसरी क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो क्या है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताऊंगा। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ ही लेते हैं कि एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस व्हाट, कि अगर तुम्हें टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का निकालना है, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एल्जेब्रिक सम जो प्लस माइनस बचपन से करते आ रहे हो, सिर्फ एल्जेब्रिक सम वही कर देना है और तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे भले ही डेफिनेशन से ना समझ में आया हो, एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास मान लो कोई एक इस तरीके की बॉडी है जिसमें मेरे पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो चलो मैं बोल देता हूँ 4 + 4 कूलम्ब चार्ज है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, और अगर वही अगर मैं बात करूं कि मैं नेगेटिव चार्ज देखूं, तो 1 2 3 और 4, मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज भी कितना है -4 कूलम। ठीक है, अब तुमसे कोई इस सिस्टम में पूछता है कि बताओ भाई टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम क्या है। ठीक है, अगर Q तुम्हें टोटल निकालना है तो उसका क्या सिस्टम है, सिंपल सी बात है कि मैं इस पूरी बॉडी को एक सिस्टम लेके चलूंगा, तो मैं इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, इन सबको क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा। तो इसे लिखने का तरीका तुम और बदल सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि +4 प्लस ऑफ -4। ठीक है, एट द एंड वो क्या हो जाएगा, 4 - 4, एट द एंड कितना आएगा, 0 कूलम ही आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हो गया मेरे पास टोटल चार्ज इस पर्टिकुलर बॉडी का। तुमने किया क्या, जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उस बॉडी पे सारा चार्ज ऐड कर दिया। अब इसमें तो 0 आ रहा है, एक और एग्जांपल लेके चल लेते हैं। चलो मान लो मैं एक और प्लस चार्ज, चलो 2 प्लस चार्ज में ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, +6 कूलम। ठीक है, मान के चलो, और वही मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -4 कूलम, अभी भी उतना ही है, 4 ही है। ठीक है, तो अब फिर से तुम्हें टोटल चार्ज निकालना होगा, तो तुम क्या करने वाले हो, वही वाला सिंपल मेथड कि मेरे पास +6 प्लस ऑफ -4। ठीक है, वो हो जाएगा 6 - 4 और मेरे पास कितना आएगा, 2 कूलम आएगा। ठीक है, देखो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। बस इसका मतलब ये कि नेट चार्ज बॉडी के ऊपर कितना है, +2 कूलम है, बस ये मतलब है। तो बस इतनी सी कहानी ही लेके चलो कि यहाँ पे चार्ज एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। बस अगर तुम्हें टोटल चार्ज सिस्टम का निकालना है तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उन सबका एल्जेब्रिक सम निकाल दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्ज की उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये शायद तुम्हें पता हो, बट क्वांटाइजेशन वर्ड बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, बट मैं सही बोलूं बहुत ही अच्छा वर्ड है और बड़ा ही आसान वर्ड है। देखो कैसे, इसको समझ लो एक बिस्किट के पैकेट के हिसाब से, कि भाई तुम बिस्किट लेने जा रहे हो और उस बिस्किट के पैकेट में मान लो अंदर 20 पीस आते हैं। ठीक है, 20 पीसेज आते हैं उसके अंदर। अब तुम दुकानदार को जाओ और ऐसे बोलो कि नहीं भैया मुझे 20 पीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 पीस चाहिए। ठीक है, या मुझे 7 पीस चाहिए, तो क्या वो तुम्हें देगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि रूल ये है कि अगर तुम एक 10 रुपए का बिस्किट लोगे, या मतलब जितने का भी लोगे, उस पर्टिकुलर पैकेट में नंबर ऑफ पीसेस डिफाइंड है कि भाई उतने ही मिलेंगे, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो तुम्हें लेना है तो पूरा पैकेट लो, ये 1-2 बिस्किट का सीन नहीं है। ठीक है ना, सिंपल सी बात। एग्जैक्टली सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि अब मुझे मालूम है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, उस पे होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही अगर मान लो मेरे पास कोई एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का हो गया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज है। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो ये चीज तुम 3 बार लिखोगे, 4 हुए तो 4 बार लिखोगे। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल, ये हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज का। इसका क्या मतलब है कि Q की वैल्यू, यानी अगर किसी भी बॉडी पे तुम्हें टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, 10 हैं, 12 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1 करोड़ है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज के बेसिक वैल्यू से। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 हुए तो 3 से, 4 हुए तो 4 से, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला एक बार फिर से समझ लो। Q का मतलब है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो तुम्हें पता लगेगा n से। और E का मतलब है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू जितनी मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैंने तुम्हें बताई। ठीक है ना, यहाँ एक चीज, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो प्लस माइनस है उसका रीजन क्या है, कि वही तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस करोगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस करोगे, यही कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, इजी सिंपल सा सवाल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई, कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। अगर कोई बॉडी है और मान लो वो बॉडी 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड दे रही है, तो बताओ उसको 1 कूलम्ब का चार्ज रिलीज करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर जा रहे हैं 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड इज 10⁻⁹, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है। ठीक है ना, और तब जाके हमें क्या पता लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजें बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि 1 कूलम्ब में कितना टाइम लगेगा। पहले तो देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकल रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 सेकेंड में, ये एक तरीके से n की तरह बिहेव कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही तुम इसको E से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें चार्ज मिल जाएगा। और ये चार्ज क्या होगा, ये चार्ज होगा 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज बॉडी रिलीज कर रही है। इसका मतलब ये है कि द टोटल चार्ज गिवन बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू n इंटू E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻⁹, और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज है किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिंपल सी बात है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तुम्हें पता लग गया इतना चार्ज बाहर निकल रहा है कितने पे, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ, यानी इतना चार्ज अगर मुझे बाहर निकालना है तो कितना टाइम चाहिए, मुझे 1 सेकेंड चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में बोला है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बोला है, तो सिंपल इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि अगर मुझे 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए तो 1 कूलम्ब से मेरे पास 1 सेकेंड में कितना टाइम, कितना चार्ज बाहर आता है उसको डिवाइड कर देंगे। फिर से सुन लो, ये है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जिसका टाइम मुझे निकालना है, और ये जो चार्ज है वो 1 सेकेंड में निकल रहा है, तो बस 1 कूलम्ब से इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर कितना आएगा सॉल्व करके ये। अब देखो मैं कैलकुलेशन वगैरह तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि सेकंड को साल में बदलना कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। सेकंड को साल में बदलने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे कि उसको घंटे में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड किया, फिर दिन में बदलने के लिए 24 से डिवाइड किया, फिर 365 से डिवाइड किया साल करने के लिए, और हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 198.18। कहने का मतलब मेरा ये है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के बावजूद सिर्फ 1 कूलम्ब का चार्ज बनाने के लिए भी मुझे इतना लंबा समय लग जा रहा है। ठीक है ना, बहुत ही लंबा समय। तो यहां से 2 चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज तो ये कि 1 कूलम्ब कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये अच्छा खासा बड़ा चार्ज है। और दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, दोनों ही बातें तुम समझ सकते हो कि ये अच्छा खासा बड़ा चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज क्या है, काफी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो काफी छोटा होता है। अच्छा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमें ये बोला जाता है कि अगर मुझे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम देखना है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 बॉडीज ले रहा हूं, पहली बॉडी और दूसरी बॉडी, और इन दोनों बॉडीज को कंबाइंडली मैं कह रहा हूं कि ये एक सिस्टम बनाते हैं। ध्यान रखना, सिस्टम क्या होता है ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो तुम क्या कंसिडर करते हो, है कि नहीं। बट ये ध्यान रखना कि यहाँ मैं इन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम लेके चल रहा हूँ। ठीक, अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दोनों के ऊपर कुछ कुछ चार्ज है, तो चलो हम डिफाइन करके देखते हैं। चलो मान लो इसके ऊपर चार्ज है -6 कूलम्ब, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज है +8 कूलम्ब। ठीक है, अब इन दोनों को टच करने के बाद जब बॉडीज को वापस अलग अलग करा, मतलब क्या किया, पहले तो वो अलग अलग थे, साफ साफ सेपरेशन है, फिर हमने उनको टच किया, और टच करने के बाद वापस अलग करोगे ना
तो तुम चेक करोगे कि दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज है, तो तुम देखोगे इस पे भी 1 कूलम है, इस पे भी 1 कूलम है। तो ये क्या जादू हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखने में हमें पहली नजर में तो कुछ इस तरीके से ये लगेगा कि भाई यहाँ पे -6 का चार्ज था और वो बढ़ के 1 कूलम हो गया। तो यहाँ पे चार्ज एक तरीके से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं इस वाले जगह की, तो यहाँ +8 था और वो घट के कितना हो गया, 1 कूलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तो लॉ का उल्लंघन है, यानी कंजर्वेशन ऑफ लॉ का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। रूल सिंपल ये है कि पहली बॉडी पे कितना चार्ज है, इसको चलो मान के चल लेते हैं, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है Q1, ठीक है। दूसरी बॉडी पे कितना चार्ज है, मान के चल लेते हैं Q2, ठीक है। अब दोनों को टच करके रिलीज करने के ऊपर दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, इसका फॉर्मूला होता है, बट मैं तो कहूंगा फॉर्मूला ना ही याद करो तो ठीक है। बट देख लो, पहली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, और उसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर कितना कितना चार्ज आएगा। क्या इसका क्या मतलब है, इस एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में पहली बॉडी पे था -6, दूसरी बॉडी था +8 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब हुआ कितना मेरे पास कि ये हो गया 2/2, और फाइनली मेरे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +1 कूलम। इसी वजह से पहली बॉडी पे भी +1 कूलम और दूसरी बॉडी पे भी +1 कूलम। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों बॉडीज पे कितना कितना चार्ज है उसको पहले तो ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के बाद होने क्या वाला है कि किस बॉडी पे कितना चार्ज, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद क्या करो कि दोनों बॉडीज पे आधा आधा चार्ज बांट दो। बस सिर्फ इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ओवरऑल फाइनली बात ये है कि जब भी तुम दो बॉडीज को टच करते हो, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, होता क्या है कि चार्ज गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिंपल सी बात है। तो जब भी दो बॉडीज को टच करोगे ना, तो वो एक दूसरे को ऐसे टच करके वो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। और इसका रूल ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी बॉडी का जो चार्ज है वो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नया चार्ज क्रिएट हो जाएगा या कोई भी पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। बट ओवरऑल नेट चार्ज सिस्टम का वो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी नेट चार्ज जो था वो कितना था, 2 कूलम ही था, और यहाँ पे भी तुम अगर नेट चार्ज देखोगे तो वो 2 कूलम ही है, कोई भी फर्क नहीं है। तो यही रूल है किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का। तो अब ये जो पूरी कहानी थी ये हमने तब करी जब हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स थे, यानी पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर बिल्कुल साइज में एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे ही मटेरियल है, सब कुछ सेम है उनका। चलो अब ये सेम चीज ना नॉन आइडेंटिकल स्फीयर्स में होगा। अगर मान लो मेरे पास दो स्फीयर हैं जिनका डिफरेंट साइज है, कि भाई मेरे पास जो पहला स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो r है, और जो दूसरा स्फीयर है इसका चलो 2r ले लेते हैं, और इसका जो रेडियस है वो मेरे पास r ही है, मतलब आधे साइज का है उसके, ठीक है। और अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो मेरे पास Q है, इसके ऊपर चार्ज, और इस बॉडी के ऊपर मेरे पास कितना चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज है, मतलब कोई चार्ज है ही नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज तो ये रहने वाली है रूल फ्री कि भाई चार्ज कंजर्व्ड रहेगा और चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता का क्या मतलब है कि यहाँ अगर तुम टोटल चार्ज की वैल्यू देखो तो वो कितनी होने वाली है, Q + 0। तो मेरे पास टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी Q। सिंपल सी बात है, ये आ गई मेरे पास टोटल चार्ज। कहने का मतलब अगर टच करने के बाद पहली बॉडी के ऊपर Q1 का चार्ज है और दूसरी बॉडी के ऊपर Q2 का चार्ज है, तो दोनों बॉडी के ऊपर जो चार्ज का सम होने वाला है वो अभी भी Q रहेगा, यानी टच होने से पहले और टच होने के बाद चार्ज सेम रहने वाला है। टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम सेम रहने वाला है। अब यहाँ लॉजिक क्या यूज होगा, लॉजिक यूज ये होगा कि पहली बॉडी का साइज डबल है, रेडियस डबल है, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर जो चार्ज भी होने वाला है वो क्या होने वाला है, डबल होगा दूसरी बॉडी का। यही है इस वाले क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट लिंक, कि भाई अगर पहली बॉडी के ऊपर मान लो Q1 चार्ज आएगा, मतलब जो भी जितना भी चार्ज आएगा वो दूसरी बॉडी का डबल होगा, क्योंकि वो साइज में भी डबल है। बस अब मैं ये लॉजिक अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या होने वाला है, मैं Q1 की जगह 2Q2 + Q2 = Q होने वाला है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1/3Q, है ना। तो मेरे पास एक आंसर तो ये आया, और इसी का इस्तेमाल करके अगर मैं प्लेस करूं तो जरा चेक करना, Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 2/3Q आएगी। चेक करके देख लो, विश्वास नहीं होता तो, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों बॉडीज के साइज में डिफरेंस था। पहली बॉडी पे ज्यादा चार्ज आया है क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी थी,
ठीक है। वही अगर मैं बात करूं दूसरी बॉडी पे थोड़ा सा कम चार्ज आया है क्योंकि वो बॉडी क्या है, छोटी थी। ये लॉजिक इस्तेमाल करना आना चाहिए, बस इतने से तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी चीज को मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं कि मैं केस वही लिया है मैंने, ज्यादा कुछ नहीं किया, कि भाई पहली बॉडी के ऊपर मैं चार्ज एग्जाम्पल के तौर पे 24 कूलम ले लेता हूँ, 24 कूलम ले लिया, और दूसरी बॉडी पे तो जीरो था ही, वो जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या था, 2q/3 और q/3, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, दोनों ही बॉडीज के ऊपर चेक करते हैं। तो कितना आएगा, 2 × 24 डिवाइडेड बाई 3 से अगर करोगे तो कितना आएगा 8, और 8 2 जाए, यहाँ पे मेरे पास कितना आया 16 कूलम। यानी पहली बॉडी के ऊपर मेरा जो चार्ज है वो 16 कूलम आएगा। और वही अगर चीज मैं करूं किसकी, दूसरी बॉडी के साथ, तो वो कितना आ जाएगा q/3 यानी 24/3 ही आएगा, जो कि कितना आएगा 8 कूलम, और वो कितना है 8। अभी भी देखो तुम 16 + 8 मेरे पास 24 कूलम भी बनता है, जो कि ओरिजिनल चार्ज के बराबर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ओ जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो डिलीट हो गया या खत्म हो गया, नहीं, ओवरऑल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या रहा, सेम ही रहा। चार्ज की कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज भी मैं तुम्हें बता ही देता हूं कि चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका क्या मतलब है, देखो मतलब सिंपल ही है, सुनने में बड़ा हाईफाई लगता है कि इस चैप्टर में तो हम चार्ज के रेस्ट वाले नेचर की बात करें, बट अगर चार्ज मान लो मोशन में भी आ जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि 4 कूलम का चार्ज जो है वो 15 कूलम का चार्ज बन जाएगा या 15 कूलम का, ऐसा कुछ नहीं है। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चाहे वो रेस्ट हो चाहे वो मोशन हो, वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो चाहे यही होता है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो हाँ, हम आगे चार्ज के मोशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में तो हम रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब हम मोशन में भी बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। अगर उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 2 कूलम है तो वो मोशन में रहे या रेस्ट पे रहे, वो सेम रहने वाला है। बट अगर मैं चार्ज को मोशन में भी एक्सेलरेटेड मोशन में ले आऊं, कि मेरे पास मान लो कोई चार्ज है और वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी वैल्यू से, मान लो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट कर रहा है, सिर्फ मोशन नहीं एक्सेलरेशन कर रहा है, तब कोई भी चार्ज इस दुनिया में अगर वो एक्सेलरेट करता है तो वो रेडिएट करता है, वो एनर्जी बाहर छोड़ता है, ठीक है। और इस एनर्जी रेडिएशन के बारे में हम बहुत पढ़ने वाले हैं आगे, तो ये बात ध्यान रखना। फर्क है, चार्ज रेस्ट पे है बहुत बढ़िया, मोशन पे है सेम रहने वाला है, बट अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगा तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगता है। वो तुमने शायद केमिस्ट्री में ये चीज तुमने पढ़ी हुई है। ओके, तो चार्ज की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, बट यहाँ पे हम कुछ और भी चीजें देखेंगे जो चार्ज से रिलेटेड है। कहने का मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट चार्ज के बराबर ही पढ़ा हमने, उससे ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं कि हाँ भाई पॉइंट चार्ज है, ये है, इधर है, माइनस में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सारी कहानी पढ़ी। बट क्या हो अगर मेरे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास मान लो इस तरीके का सेटअप है, इसको सिंपल करके बता देता हूं कि मान लो मेरे पास एक रॉड है या लाइन है या वायर है कुछ भी, और उस पूरी वायर पे जो मेरे पास चार्ज है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो रैदर देन, अगर मैं अभी तक कुछ भी बात कर रहा था चार्ज की, वो पॉइंट चार्ज के बारे में था, बट अगर ऐसे पूरा का पूरा चार्ज पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसी में हमारे पास सबसे पहला जो केस आ रहा है वो क्या है, वो ये है कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी बॉडी है, ठीक है, ये रही इतनी बड़ी बॉडी, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक इसका जो लेंथ है वो L है, ठीक है, L लेंथ है, और इसके ऊपर पूरे बॉडी के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहां से R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज Q0 रखा हुआ है, ये सारी की सारी कहानी है, अलग अलग है। बट होगा क्या कि इस चीज को मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई पूरी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं एक एक पॉइंट उठाऊंगा और एक एक पॉइंट के बारे में अलग से बात करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इसी चीज को हम यूनिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब इस पूरी बॉडी के ऊपर टोटल लेंथ कितना है, L, ठीक है, और इस पूरी बॉडी पे चार्ज कितना है, Q। तो जब तुम टोटल चार्ज को, ये हो गया मेरे पास टोटल चार्ज, जब तुम टोटल चार्ज को डिवाइड करोगे किससे, टोटल लेंथ से, ठीक है, तो जब तुम टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, जो चीज मिलेगी वही हमारे लिए क्या है, Q/L इज इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मास डेंसिटी होती थी ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो वही चीज है कि जब मैं पूरे लेंथ की बात कर रहा हूं तो Q/L मेरे लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई,
बट अगर मान लो मैं बहुत ही एक छोटे से सेक्शन की बात करूं, बहुत ही छोटा सेक्शन जिसका लेंथ मेरे लिए dl है, तो ऑफ कोर्स अगर उसमें लेंथ बहुत छोटी है तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना होगा, बहुत छोटा सा ही होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर लेंथ बहुत छोटी है तो उसके ऊपर चार्ज भी छोटा होगा, बट वो भी लेमडा के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि लेमडा का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो भले ही तुम टोटल चार्ज लो टोटल लेंथ के बराबर, या बहुत छोटा चार्ज लो बहुत छोटे लेंथ के ऊपर, एट द एंड वो तुम्हें क्या देगा, लेमडा देगा। इसकी कहानी ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक जग ऑफ मतलब एक बहुत बड़ा टैंक है पानी का, ऐसे उठा रहे हो, और एक ग्लास ऑफ वाटर उठा रहे हो। अब ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। वाटर की डेंसिटी दोनों ही केस में, जो वाटर की डेंसिटी हम लिखते हैं, चाहे वो बड़ा टैंकर लिखें या फिर बहुत छोटा ग्लास ऑफ वाटर लिखें, वाटर की डेंसिटी सेम रहती है। वैसे ही मैं बहुत छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करूं या फुल चार्ज की बात करूं, एट द एंड वो मेरे लिए क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ही होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो किस तरीके से आएगा, ये कि भाई अगर तुम्हें लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा, dq/dl, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सिर्फ इतना कर दोगे तो भी काम बन जाएगा। तो बस इतना सा ही कंसेप्ट है हमारे पास किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने लेंथ की बात कर ली, उसी सेम तरीके से हम वॉल्यूम की भी बात कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना बड़ा एक सरफेस की सॉरी तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सरफेस है और इस पूरे के पूरे सरफेस पे मेरे पास क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वही है। अब यहाँ पे इस चीज को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि भाई मेरे पास कितना चार्ज कितने सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब फिर से फॉर्मूला एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं सिग्मा लिखूंगा तो अगर मान लो मैं बहुत छोटे से एरिया की बात कर रहा हूं, तो उस बहुत छोटे से एरिया पे कितना छोटा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही मेरे लिए सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। या फिर इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि भाई सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल एरिया, या फिर टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। दोनों में से कुछ भी लिख दो, काम तुम्हारा बन जाएगा। एट द एंड ये है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी जो मेरा चार्ज है वो पूरे के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ थर्ड और आखिरी तो तुम गेस कर ही सकते हो, थर्ड और आखिरी हमारे पास क्या होगा, ये होगा कि पूरी की पूरी एक बॉडी है, 3D बॉडी, यानी पूरा का पूरा एक वॉल्यूम है। उस पूरे वॉल्यूम पे इमेजिन कर लो लाइक कोई स्फीयर हो, स्फीयर के ऊपर पूरा का पूरा ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, तो उस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि कितना वॉल्यूम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट वॉल्यूम। सेम फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं होने वाला है कि अगर तुम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो स्मॉल चार्ज, छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज छोटे से अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई छोटा चार्ज बाय छोटा वॉल्यूम, या फिर टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। बस इतना भी लिख दो, दोनों में काम बन जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने तीनों के बारे में बात कर ली। हमने लीनियर यानी लेंथ के बारे में बात कर ली, सरफेस के बारे में बात कर ली, और हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बात कर ली। हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस वाले को सिग्मा से, और इसको रो से। ये सब सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। बस ये लेंथ पे बात करता है, ये सरफेस पे बात करता है, ये वॉल्यूम पे बात करता है, बस। अब हालांकि इस टॉपिक के ऊपर जो तुम्हें क्वेश्चंस हैं वो कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये मतलब इंडिविजुअली बड़ा टॉपिक नहीं है। ये ऐसा समझ लो कि आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें से एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसी को हम कंटिन्यूअसली यूज करेंगे। बट फिर भी इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो। हाँ, तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास एक स्फीयर है, अब एक स्फीयर है जिसका मेरे पास रेडियस जो कितना दिया हुआ है, कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है, विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसकी दे रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अलावा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें ये दिया है कि A और A दोनों ही मेरे लिए कांस्टेंट है। मुझे निकालना क्या है, मुझे R की वैल्यू एक निकालनी है, मुझे Q नहीं निकालना, मुझे R निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले लेंगे उस सर्कल का। अब मैंने इस छोटा सा पार्ट ले लिया और मान लो इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। अब स्मॉल r है तो मैं इसकी एक बहुत पतली सी एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इमेजिन कर लिया ये, और इसका जो स्ट्रिप है उसका जो मैं रेडियस मान के चल रहा हूँ वो मान के चल रहा हूँ कितना है, स्मॉल dr, ठीक है। बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे ये करने का रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि अब इस मेथड को यूज करके हम लोग कुछ करने वाले हैं। कहने का मतलब, सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं क्या क्या तुम्हें गिवन है इस क्वेश्चन में, कि इसके ऊपर जो Q है वो मेरे पास क्या है, टोटल चार्ज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो और जो मैंने पतली सी स्ट्रिप ली है, अगर मैं उस चीज का वॉल्यूम लिखूं, तो अगर मैं उस चीज का वॉल्यूम लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, dV इज इक्वल्स टू,
एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और थिकनेस कितना है मेरे पास dv, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास dv आ गया। अब ये करने का मेन प्रायर रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैं चार्ज की वैल्यू लिखूंगा तो वो किसके बराबर होगा, रो इंटू डी। मुझे लगता नहीं शायद ये वाले फॉर्मूले तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, बट तुम्हें ये पसंद है कि रो इज इक्वल्स टू क्या, डी क्यू बाई डी वी, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पसंद है, बस उसी फॉर्मूले को मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो मेरे पास रो की वैल्यू यानी डेंसिटी की वैल्यू ए बाई आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -2r डिवाइडेड बाई ए, ये चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। और डी की वैल्यू हमने निकाली, वो कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है, ये चीज़ निकाल ली। अब ये करने के बाद तुम्हें मालूम ही है कि तुम करोगे क्या, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने पे ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले डी क्यू का इंटीग्रेशन तो मेरे पास क्यू हो जाएगा, और यहाँ जो जो कांस्टेंट है, सबसे पहले आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4 पाई इंटू कैपिटल ए कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाय a, ये बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर विद dr, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें तुम लिमिट क्या डालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, मेरे आर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है मेरे आर का स्टार्टिंग पॉइंट, जो कहीं ना कहीं जब आर की वैल्यू 0 होगी तो वो यही होगा। और फिनिशिंग पॉइंट ये है, ये यहां तक आते आते आर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, कैपिटल आर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक तरीके से सर्कल के स्टार्टिंग सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां तक जा रहा हूं, 0 से लेकर आर तक जा रहा हूं, बस इतनी सी कहानी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। अब यहाँ पे वही है कि लिमिट्स डाल दी 0 टू आर। अब ई का इंटीग्रेशन, सबसे आसान इंटीग्रेशन अगर कोई होता है तो वो ई का ही होता है। कहने का मतलब q इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू ए, ई का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाय a। बट ध्यान रखना, जब भी तुम e की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो पहले पूरे का इंटीग्रेशन करते हो और उसके बाद जो अंदर x प्रेजेंट होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यानी पहले तो हमने पूरे का कर दिया, अब मैं अगर पावर का इंटीग्रेशन करने बैठूंगा तो वो किस तरीके से नजर आएगा, मुझे -2 बाई a नजर आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है मैंने, ये चीज ध्यान रखना। अगर तुम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तब तो तुम्हें बहुत अच्छे, मतलब मैथ्स अगर थोड़ी सी हल्की है तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। बस अब यहाँ पे एक चीज आगे बढ़ते हैं कि लिमिट्स पुट करेंगे और आंसर निकालने का ट्राई करते हैं। इसको तो मैं बाहर लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर को -a/2 इस तरीके से लिख सकता हूँ, और जो मेरे पास अंदर न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि e की पावर एक बार अपर लिमिट तो -2 कैपिटल R बाई a, और लोअर लिमिट जब 0 डालोगे तो वो कितना हो जाएगा, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। बस ये कर दिया, हो गया हमारे पास। अब अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो नेगेटिव है इसको अंदर भेज देते हैं, तो 4, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हटा ही दो और इसको मैं 2 ही लिख देता हूँ। तो ये हो गया 2 पाई a, और यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, स्मॉल a भी है बट मैंने नेगेटिव अंदर भेज दिया, तो 1 माइनस ई टू द पावर -2r बाई a, ठीक है, ये हो गया। बट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें q की वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है, तुम्हें q की वैल्यू नहीं निकालनी, तुम्हें r की वैल्यू निकालनी है। अब अगर r की वैल्यू निकालनी है तो हमें करना क्या पड़ेगा, r मेरा राइट साइड पे, सारी चीजें उल्टी साइड भेजना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात 1 माइनस ई टू द पावर -2r बाई a, उल्टी साइड भेजा तो कितना हो जाएगा, q बाई 2 पाई स्मॉल a कैपिटल A, ठीक है। और इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं e टू द पावर -2r बाई a, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई a इंटू कैपिटल A। आ गई बात समझ में। बट इसको अभी और थोड़ा सा सॉल्व करना जरूरी है कि भाई मुझे यहां से e हटाना है, तो तुम्हें मालूम होगा मुझे log लेना पड़ेगा, बट अभी भी मैं log नहीं ले सकता क्योंकि पावर में नेगेटिव है, यहाँ पे साफ साफ नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा 1 बाई ई टू द पावर 2r बाई a, ठीक है, -2r बाई a। अब सबसे पहले तो ये हुआ। अब इसका उल्टी साइड पे अल्टी पल्टी कुछ इस तरीके से होगा, 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई स्मॉल a इंटू कैपिटल A। ये करने का मेन रीजन क्या था कि यहां पे जो मेरी पावर नेगेटिव थी वो अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस यहां से अगला स्टेप हम ऐसे कर लेंगे कि ये जो एक तरीके से मेरा पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को मैं क्या कर दे रहा हूं, उस साइड पे भेज देता हूं, ठीक है। और ये जो मेरे पास पूरा टर्म है इसको मैं क्या करूंगा, उस साइड पे भेज देता हूं, क्योंकि फिर ऐसे डिनोमिनेटर में तो मैं लॉग ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे लॉग ही लेना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। तो अगर मैं ऐसे भेजूंगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि 1 बाई 1 माइनस क्यू बाई 2 पाई
ए इंटू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2r बाय ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो दोनों साइड अगर लॉग ले लेंगे तो मेरे पास ई खत्म हो जाएगा, ये चीज़ रूल होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास लॉग लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, एल एन ऑफ 1 माइनस क्यू बाय 2 पाई ए इंटू कैपिटल ए, और यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 2r बाय ए बचेगा सिर्फ, ठीक है। बस यहाँ से मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर मुझे फाइनली r की वैल्यू लिखनी है तो r मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे a बाई 2 इंटू लॉग, आगे मेरे पास वैल्यू कितनी है कि 1/1 माइनस क्यू बाई 2 पाई a इंटू कैपिटल ए, बस। तो ये हो गया मेरा सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। तो तुम देखोगे कि इस क्वेश्चन में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा था रैदर देन की कंसेप्ट, ठीक है। यही होता भी है कि देखो तुमने स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट पकड़ लिया ना, और उसके बाद अगर तुम्हें इंटीग्रेशन अगर ढंग से आती है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में इतनी सी कहानी थी, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बाय बाय।